हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, प्रवक्ता भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोरोना 19 के कारण महाविद्यालय में क्लासेज ऑफ है, ऑफलाइन क्लासेज है नहीं। इसलिए महाविद्यालय ने व्यवस्था दी है कि हमारे स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का नुकसान न हो पढ़ाई से संबंधित, इसलिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जाए। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं पिछले वीडियो में जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैं आपको लाया था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो आपका सेकंड पेपर है बीएड सेकंड ईयर में, उसका पहला टॉपिक। और पहले टॉपिक के पहले वीडियो में मैंने आपको एग्जामिनेशन परीक्षा के बारे में बताया था। परीक्षा का अर्थ, परीक्षा के प्रकार, परीक्षा के जितने भी प्रकार हैं उन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। और दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में मैं आपको दूसरा लाया हूँ, मापन, मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, मेजरमेंट है ना, अर्थात मापन। व्हाट इज मेजरमेंट, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, मापन का अर्थ या मापन क्या है। दोस्तों, पहले वीडियो में जब मैंने परीक्षा के बारे में आपको बताया था, ये बताया था आपको कि जब भी हम किसी व्यक्ति के मानसिक, भौतिक या किसी प्रकार की जांच करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी परीक्षा लेते हैं, उसे एग्जामाइन करते हैं, है ना। और उसके बाद, परीक्षा के बाद हम उसका मापन करते हैं, मापन के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर उसका आकलन होता है, असेसमेंट होता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं मापन, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मापन का अर्थ। स्लाइड आपके सामने है, पावर पॉइंट से मैं इसे प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों। और मैं ये भी बताता चलूं कि कॉलेज की तरफ से अब ये भी व्यवस्था आपको मिलेगी कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वे नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले मापन का अर्थ। मापन से हमारा तात्पर्य, अब देखो दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट शब्द आ रहा है, किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिणाम या मात्रा का पता लगाना है। समझे आप इसका मतलब क्या है। किन्हीं निश्चित इकाइयों में, आप जानते हैं हर विषय की, हर वस्तु की मापने की एक मेजरमेंट की इकाई होती है। जैसे हमें दूरी नापनी है तो दूरी की इकाई क्या है, किलोमीटर, मीटर, नैनोमीटर, है ना। यदि हमें वजन मापना है तो वजन की इकाई क्या है, किलोग्राम, ग्राम। ये इकाइयाँ हैं। ऐसे ही जैसे हम बुद्धि मापनी है, हम शिक्षा में बात करें, बुद्धि मापनी है तो क्या है इकाई, IQ। ठीक है ना। तो हर विषय की, हर गुण की, हर वस्तु की एक इकाई होती है निश्चित। और उसी इकाई में अब आगे देखें कि किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिणाम या मात्रा का पता लगाना है। किसी वस्तु या गुण के परिणाम या मात्रा का, जैसे आपसे कोई कह दे कि आपके सामने इस बर्तन में शक्कर रखी हुई है, चीनी रखी हुई है, ठीक है।
तो आपको मस्तिष्क में सबसे पहले ये बात आएगी कि कितना किलो होगी। तो 1 किलोग्राम क्या हो गया दोस्तों, इकाई हो गई। किसकी इकाई हो गई, वस्तु की इकाई हो गई। ठीक है, ये तो हो गया वस्तु का। अब इसी को इसी मात्रा अब किस में नापे हमने, किलोग्राम में। अब वो किलोग्राम क्या है, उसकी मात्रा है ना। कि हम कहते हैं ना कितनी मात्रा होगी इस चीनी की, आप लोग जवाब दे दिया कि 1 किलोग्राम। तो क्या हो गया, ये माप उस चीनी का मापन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा लिखा, या गुण के परिणाम, गुण के परिणाम है ना, मतलब अच्छा है या बुरा है, ये तो हुआ गुण का परिणाम, अच्छा है या बुरा है। अब बात आती है कि मापन कब कहेंगे, कि कितना अच्छा है या कितना बुरा है। मतलब बात वही पहुंची मात्रा में, कितना, जैसे कितनी चीनी है 1 किलो, ऐसे कितना अच्छा है ना। 50% अच्छा है, 60% अच्छा है, 80% अच्छा है, या 100% अच्छा है, या 100% बुरा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, गुण की मात्रा, गुण का परिणाम। तो आप मापन का अर्थ समझ गए। मापन का सीधा सा अर्थ याद रखना कि एक निश्चित इकाई में किसी वस्तु या गुण के परिणाम का पता लगाना या मात्रा का पता लगाना। ठीक, अब मापन होता कब है, एग्जाम के बाद, परीक्षा के बाद होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए आपको, जैसे किसी रेखा की लंबाई है ना, वह रेखा है, किस में आप मापेंगे हम उससे, लंबाई में। तो रेखा का एक दूरी है, तो रेखा की लंबाई क्या हो गई है ना, रेखा की इकाई क्या हो गई, लंबाई। किसी विषय के प्राप्तांक, भाई आपसे किसी ने कहा कि गणित में वह विद्यार्थी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा कितना अच्छा है ये किससे पता लगेगा, उसके प्राप्तांकों से। 90% है, बहुत अच्छा है। 60% है, एवरेज है। 40% है, बहुत हल्का है। 0 है, बहुत ही बुरा है। तो प्राप्तांक का है, प्राप्तांक क्या है, यहाँ पर मापन है ना। तो क्या रहा है, रेखा की लंबाई, विषय के प्राप्त, ये प्राप्तांक क्या है यहाँ पर, माप इकाई है। लंबाई क्या है, रेखा की इकाई है। तो किसी विषय के प्राप्तांक अर्थात, अब देखें, शिक्षा संबंधी किसी तथ्य के विभिन्न आयाम यथा, मतलब जैसे अंक, ग्रेड, मात्रा आदि प्रदान करना शैक्षिक मापन है। मतलब जब हम कोई बालक का शैक्षिक मापन करते हैं, बौद्धिक मापन करते हैं, तो किस आधार पर करते हैं, हम उनको प्राप्त अंकों के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, या मात्रा, मात्रा मतलब अंक, 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए, है ना। तो ये अंक देना, ग्रेड देना, मात्रा, ये क्या है, शिक्षा की इकाई है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ मापन क्या है। तो मापन एक मात्रा है या एक परिणाम है ना। और आगे आएगा विशेषता में बताऊंगा कि मापन हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है। कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ कैसे, जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। फैक्ट है कि 100 में से 80 आए तो 80 है ना। अब जैसे एक कहा कि अच्छा है, ये मापन नहीं है। अच्छा शब्द मापन नहीं है, क्योंकि अच्छा तो देखो कितना अच्छा है ना, कम अच्छा, मैं बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, कैसे परिभाषित करें। यदि हमने अच्छे से कह दिया कि 60% वालों को क्या कहेंगे, गुण, तो 60% 60 लिख दिया तो क्या हो गई, वस्तुनिष्ठता हो गई। अच्छा कहना वस्तुनिष्ठता नहीं है, अभी 60% कहना वस्तुनिष्ठता है। तो मापन हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है। खैर ये बातें मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मापन का अर्थ आपने समझ लिया। अब कुछ देखते हैं मापन की परिभाषा। यार परिभाषा बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट परिभाषा जिनको आप एग्जाम में कोट कर सकते हो वो मैं लिख कर लाया हूँ, है ना। और दोस्तों साथ में बता दूं कि परिभाषाओं को हमेशा इसी स्टाइल में लिखा करो। कैसे कि सबसे पहले जिसने परिभाषा दी उसका नाम लिख दिया डैश करके और परिभाषा लिख दी, है ना। अब जैसे MS स्टीवेंसन ने कहा है दोस्तों
कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्वीकृत नियमों के अनुसार, स्वीकृत नियम क्या है? जैसे जब आप कोई कॉपी चेक करेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो कुछ नियम होते हैं कि 10 में से बालक को 8 देने, किस आधार पर देने? जैसे कितना अच्छा लिखा है, सटीक लिखा है, लेखन उसका राइटिंग कैसी है, शुद्ध सही शब्द लिखे कि नहीं लिखे, है ना, हाईलाइट किया कि नहीं किया। कई चीज़ें, कई नियम होते हैं, कई बातें होती है जो एक एग्जामिनर के माइंड में रहती हैं, और वो बातें, उन बातों पर जब बालक या विद्यार्थी फिट बैठ जाता है तो उसको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, अच्छे अंक मिल जाते हैं, है ना। तो ये स्टीवेंसन ने कहा है क्या कि मापन के स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। अंक मतलब वही परिमाण हो गए, मात्रा हो गई, है ना, अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, अगली एक और परिभाषा देखते हैं हम थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है मापन योग्य है। समझ, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा दी है थॉर्नडाइक ने। क्या? प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, सत्ता मतलब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, मतलब दुनिया में जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका मापन किया जा सकता है। जैसे जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो बुद्धि एक टॉपिक आता है, और बुद्धि के बारे में जब मैं खुद ही बताता हूँ, दोनों बातें बताता हूँ कि बुद्धि, मैं क्या, साइकोलॉजी बताती है कि बुद्धि अमूर्त है, और जब अमूर्त कोई वस्तु होती है तो उसका मापन नहीं होता, है ना। लेकिन अब थॉर्नडाइक क्या कह रहा है? प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता है रखती है मापन योग्य। इसका मतलब बुद्धि का भी मापन संभव है और हम मापते हैं। आपने साइकोलॉजी में बुद्धि टॉपिक पढ़ा होगा, है ना। बुद्धि मापन होता है जिसमें आईक्यू उसकी इकाई होती है ना। आईक्यू के रूप में उसका मात्रा प्रकट करते हैं। आईक्यू 80, आईक्यू 90, आईक्यू 100, आईक्यू 120, आईक्यू 140, क्या है ये? बुद्धि का मापन है। और बुद्धि मापन के कई टेस्ट भी हैं। जैसे पहला टेस्ट बनाया था अल्फ्रेड विने साइमन स्केल, है ना। टर्मन ने बनाया स्टैनफोर्ड विने स्केल। तो कई टेस्ट बने हैं बुद्धि के, तो इसका मतलब बुद्धि का मापन होता है। थॉर्नडाइक यही कहता है दोस्तों कि दुनिया में जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका मापन किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखें, अब आता है आपका मापन की विशेषता। मापन का अर्थ हो गया, है ना, मापन की विषय परिभाषा हो गई, और अब क्या है दोस्तों? मापन की विशेषता। देखें, पहला मैंने बताया ना कि अगले स्लाइड में बताऊंगा कि वस्तुनिष्ठ होता है मापन। क्या लिखा? पहला, मापन वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक है। मापन वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक है ना। क्या मतलब हुआ इसका? वस्तुनिष्ठता का मैंने आपको अर्थ बता रखा है दोस्तों। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है? देखो, दो शब्द आप हमेशा याद रखें चूंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। एक वस्तुनिष्ठता और एक विषयनिष्ठता। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता, और सब्जेक्टिविटी मतलब विषयनिष्ठता, है ना। अभी आपको इतना सा बता दूं कि वस्तुनिष्ठता मतलब तथ्यात्मक बातें, ऐसी विषय वस्तु जिसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होता, सटीक परिणाम। जैसे 60। अब कहीं हमें 60 लिखना है, 60 ही लिखेंगे, 6 और 0। 60 के लिए 59 तो नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब 60 का अंक क्या है? वस्तुनिष्ठ। समझ गया?
वस्तुनिष्ठता का मतलब ऐसा परिणाम जिसमें कभी भी कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, हमेशा समान रहे, है ना, कभी भी उसमें परिवर्तन ना हो, वो वस्तुनिष्ठता। और विषयनिष्ठता क्या है? जिसमें समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो जाए, वो विषयनिष्ठता है। जब हम साइकोलॉजिकल भाषा में बात करते हैं तो बात आती है कि विषयनिष्ठता वह है जिसमें परीक्षक के विचार पूर्वाग्रह शामिल हो जाए, और वस्तुनिष्ठता वह है जिसमें परीक्षक के विचार या पूर्वाग्रह शामिल ना हो, क्योंकि विचार या पूर्वाग्रह ही परिणाम को बदलते हैं, और परिणाम बदल गए तो विषयनिष्ठता, और परिणाम नहीं बदले तो वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो मापन क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। और वैज्ञानिक, जो चीज़ वैज्ञानिक है वो वस्तुनिष्ठ होती है, क्योंकि वैज्ञानिकों के विचार या वैज्ञानिक जो परिणाम होते हैं या वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं वो कभी बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। हाँ, कब बदलेंगे? जब उसमें कोई नया आविष्कार हो तब बदलेगा। जैसे कुकर का एक उदाहरण दे दूं कि कुकर एक वैज्ञानिक आविष्कार है। अब कुकर में से निश्चित है, नियम है कि कुकर में पहले वाष्प बनेगी, वाष्प कुछ एक्स्ट्रा वाष्प है वो सीटी के द्वारा बाहर निकल जाएगी, निश्चित नियम है, वैज्ञानिक है, ये वस्तुनिष्ठता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कुकर ऐसा बन जाए हो कि दो कुकर रखे, एक कुकर में तो वाष्प सीटी के द्वारा निकले और एक कुकर में से सीटी के द्वारा वाष्प निकले ही नहीं और सब्जी पक जाए, संभव नहीं है ना। तो ये वैज्ञानिकता है, मतलब निश्चित नियमों के आधार पर परिणाम देना, अंक प्रदान करना क्या है? वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता है ना। ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी को भी कोई भी नंबर दे दिए, इसका मतलब तो उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं है, उसमें क्या आ जाएगी? फिर विषयनिष्ठता आ जाएगी। तो पहली विशेषता क्या मापन की? वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक है। दूसरा देखें, मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है, मापनी है ना, मापनी, टेस्ट, परीक्षण। जैसे बुद्धि मापन के लिए विनय साइमन बुद्धि मापन बताया था ना मैंने अभी आपको कि बुद्धि मापन के लिए कई टेस्ट बने, जैसे विनय साइमन स्केल बना, है ना, स्टैनफोर्ड विनय स्केल बने थे ना, या और भी मैंने आपको साइकोलॉजी में बता रखे हैं, पढ़ा भी रखे हैं ये बुद्धि टॉपिक में, और भी अल्फ़ा टेस्ट बना, बीटा टेस्ट बना, है ना, और शिकागो कार्य टेस्ट बना, कई टेस्ट बने हैं बुद्धि मापन के लिए। तो ये क्या है? इनके द्वारा हम बुद्धि का मापन करते हैं। ऐसे ही हर विषय के मापने के लिए, हर वस्तु के गुण को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। मैंने आपको साइकोलॉजी में कई टेस्ट पढ़ा रखे, अभिक्षमता टेस्ट, सृजनात्मक टेस्ट, सृजनात्मकता के टेस्ट, अभिरुचि टेस्ट, बुद्धि के टेस्ट, अधगम टेस्ट, कई टेस्ट पढ़ा रखे। ये साइकोलॉजी भी मेरी ऑनलाइन चल रही है क्लास, उसमें सारे टेस्ट, यदि आपने वीडियो देखे हो तो उसमें सारे टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता नंबर 3, मापन हेतु इकाइयाँ होती हैं। ये पहले भी आ गया, जैसे लंबाई के लिए मीटर, सेंटीमीटर होती है ना, मापन लंबाई की इकाई है मीटर, सेंटीमीटर, दूरी की इकाई है मीटर, सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही और जोड़ लें इसमें, वजन के लिए, भार के लिए किलोग्राम, ग्राम, है ना। ऐसे शैक्षिक मापन में प्रमाणित प्राप्तांक, ये आपके केवल याद करना है, आपके स्तर का नहीं है ना। हाँ, है कुछ जो आगे टॉपिक में आएगा इसी विषय में, बाकी एमएड पीएचडी के स्तर में इस चीज़ को अच्छे से आप समझोगे। और जैसे अब शैक्षिक मापन में प्रमाणित प्राप्तांक होते हैं, है ना, जिन कई प्रकार के मापन है प्रमाणित, जिसमें कुछ नाम मैंने लिखे हैं यहाँ, शतानक, है ना, जैसे शतानक, जेड स्कोर, टी स्कोर, है ना। अब इनको आप याद तो रख लेना दोस्तों कम से कम, है ना। टी टेस्ट बोलते हैं, जेड टेस्ट बोलते हैं, आपसे पूछे जाते हैं ये एमएड पीएचडी जब करोगे तो उनमें पूछे जाते हैं
टी स्कोर क्या है, जेड स्कोर क्या है ना, टी टेस्ट क्या है ना, आप इस परीक्षण में कौन सा टेस्ट लगाएंगे, आदि आदि बातें। तो ये क्या है, प्रमाणित मापन है, ये प्रमाणिक टेस्ट है, टी स्कोर, जेड स्कोर, शताना, है ना। आगे देखते हैं। नंबर 4, मापन में अंकों की व्याख्या करने के लिए, मापन में अंकों की व्याख्या करने के लिए प्रतिमान होते हैं, जिसके आधार पर तुलना करके हम बता सकते हैं कि कौन सा बालक औसत बुद्धि का है और कौन औसत स्तर से ऊपर है तथा कितना ऊपर है। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। क्या बोल रहा है, मापन में अंकों की व्याख्या करने के लिए प्रतिमान होते हैं। प्रतिमान मतलब कुछ फैक्टर होते हैं, है ना, जिसके आधार पर तुलना करके हम बता सकते हैं कि कौन सा बालक औसत है, मतलब एवरेज है ना, कौन सा औसत से ऊपर है, मतलब एबव एवरेज है, और कौन सा, और फिर कितना ऊपर है। जैसे आपको मैं बताऊं कि जब आपने साइकोलॉजी में बुद्धि मापन पढ़ा होगा और उसमें टर्मन स्केल पढ़ा होगा, कौन सा, टर्मन का, है ना, टर्मन की बुद्धि मापनी पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा आपने कि मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर कि 80 से 90 होता है, 80 से 90, है ना। पिछड़ा बालक क्या कहलाता है, ये पिछड़ा बालक क्या कहलाता है, पिछड़ा बालक, है ना, होता है ना। फिर इसी प्रकार से आगे देखें, 90 से 110 क्या होता है, औसत, लिखा ना इसमें, औसत बुद्धि। तो 90 से 110 की क्या, वो कौन सी बुद्धि मानी जाती है, औसत बुद्धि। अब आप इन दोनों में देख लें, ये हमने कैसे लगाया कि 80 से 90 और 90 से 110, ये क्या हो गई, तुलना हो गई। किसके आधार पर, ऊपर आया नहीं, जिसके आधार पर तुलना करके हम बता सकते हैं कि कौन सा बालक औसत है और कौन सा औसत से ऊपर है ना। तो ये हमने तुलना की कि 80 से 90 है ना, और एक बालक 90 से 110 है, IQ। ये 90 से 110, 80 से 90 क्या चल रहा है, IQ चल रही है ना। IQ 80 से, एक बालक की IQ निकली मापन के बाद 80 से 90, और एक की निकली 90 से 110। तो हम दोनों ने तुलना की, दोनों की, है ना, कंपेयर किया, तो पता लगा कि 80 से 90 के बालक टर्मन के अनुसार क्या है, औसत है, एवरेज है, और 90 से 110 क्या है, सॉरी, औसत से 80 से 90 क्या है, पिछड़ा है, और 90 से 110 क्या है, औसत है ना। और फिर आगे भी हम देखें, ऐसे ही कर सकते हैं कि 110 से 120 क्या कहलाता है, एबव एवरेज, मतलब औसत से ऊपर। अब देखा कि 90 से 110 तो औसत, एवरेज, और 110 से 120 क्या है, एबव एवरेज, औसत से ऊपर, तुलना हो गई। फिर आगे लिखा तथा कितना ऊपर है, मतलब एक बालक जो ऊपर है वो कितना ऊपर है। अब कितना ऊपर है ये हमने निकाल लिया कि इतना ऊपर है, ठीक है। ये दोस्तों इसकी चौथी विशेषता, बहुत अच्छे याद रखना इन विशेषताओं को, है ना। और इन विशेषताओं के आधार पर आप जब क्वेश्चन आता है, क्योंकि जैसे आपको फिर आगे और देख लेते हैं, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बीएड में, कि आपको लेट क्वेश्चन मैंने बना दिया एक, ये बन गया कि मापन क्या है, मापन के प्रकार और मापन की विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए, है ना। तो मापन क्या है, इसमें मापन का अर्थ लिख दिया, मापन की परिभाषा लिख दी, फिर मापन के प्रकार मैं अभी बता रहा हूँ, मापन की विशेषताएं बता दी आपको। इस तरह से आपका एक निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना। अब आता है दोस्तों आपका लास्ट, इसमें मापन के प्रकार, है ना। मापन के प्रकार में 2 प्रकार का मापन होता है दोस्तों, एक मानसिक मापन, मेंटल मेजरमेंट, और दूसरा भौतिक मापन, फिजिकल मेजरमेंट, है ना। मानसिक मापन क्या है देखते हैं। मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे बुद्धि का मापन, मानसिक मापन, है ना।
शरीर की लंबाई मापना भौतिक मापन है ना। एक बालक औसत बुद्धि का है, औसत से कम है, औसत से ज़्यादा है, प्रतिभाशाली जीनियस है, वेरी सुपीरियंट है, जैसे कई प्रकार है, पिछड़ा है, डल है, इडियट है। ये क्या है? मानसिक मापन है ना। तो देखो मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है किसमें? मानसिक मापन में। जैसे बुद्धि है ना, रुचि। इस साइकोलॉजी में आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। यदि आपने मेरे वीडियो पढ़े हों तो बुद्धि में पढ़ा चुका हूँ, रुचि आपको पढ़ा चुका हूँ, अभियोग्यता पढ़ा चुका हूँ, उपलब्धि अचीवमेंट पढ़ा चुका हूँ। तो ये सब क्या है? मानसिक क्रियाएं हैं। और ये मानसिक क्रियाओं का ही मापन क्या कहलाता है? मानसिक मापन कहलाता है। जैसे बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता। अभियोग्यता पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, एप्टीट्यूड है ना, उपलब्धि, अचीवमेंट आदि सब क्या है? मानसिक क्रिया है। और इनका मापन जब हम करते हैं तो वो कहलाता है मानसिक मापन है ना। मानसिक, आगे देखें, मानसिक मापन की प्रकृति सापेक्षिक होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। बीएड की एग्जाम में तो आप इसको लिख देंगे, अंडरलाइन कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठेंगे टीचर की रिक्रूटमेंट में तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। ये आपसे पूछा जाता है कि मानसिक मापन की प्रकृति कैसी होती है? सापेक्षिक होती है, निरपेक्ष होती है, दोनों होती है या कोई नहीं होती? तो याद रखना, मानसिक मापन की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ मेंटल मेजरमेंट, वो सापेक्षिक होती है ना। और जब भौतिक मापन की प्रकृति निरपेक्ष होती है। ध्यान रखना है ना। तो देखो प्रकृति सापेक्षिक होती है, अर्थात इसमें प्राप्तांकों का आविष्कार दिया है सापेक्षिक का। इसमें प्राप्तांकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। इसमें प्राप्तांकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता। मतलब समझे आप? तो किसी बालक को प्राप्तांक प्राप्त हुए 100 में से 70 है ना। तो उस 70 प्राप्तांक से उस बालक का मानसिक मापन नहीं हुआ। हमें उसका क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 70 किससे प्राप्त किया? उसने बुद्धि से। तो यदि उसकी हमें, अब देखो 100 में से 70 प्राप्त हुए, 100 में से 80 प्राप्त हुए, हम ये नहीं कह सकते कि ये बालक सुपर इंटेलिजेंट है। सुपर इंटेलिजेंट कहने के लिए हमें उसका बुद्धि मापन करना पड़ेगा अलग से, जिसमें एक बुद्धि टेस्ट लगाना पड़ेगा। जैसे आपको अभी एक टेस्ट का नाम आया, बिने साइमन स्केल। उस टेस्ट में उसका आईक्यू कितना निकलता है, तो ही उसको हम इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट या फिर और आपके जो कहते हैं प्रतिभाशाली या पिछड़ा, जो भी है वो निकल कर आएगा। केवल परीक्षा में 100 में से 90 प्राप्त कर लिए हम कह दें तो प्रतिभाशाली है, वो नहीं होगा। और इसी अवधारणा को बदलने के लिए आज आप देख रहे हैं अंक प्रणाली के बजाय ग्रेडिंग प्रणाली है। और नई शिक्षा नीति के तहत तो शायद इसको भी बदल रहे हैं। तो सापेक्षिक है कुल मिलाकर, है ना। आगे देखते हैं। तो ये मानसिक मापन हो गया। दो ही बात है कि मानसिक मापन मानसिक क्रियाओं का मापन करता है और दूसरा मानसिक मापन सापेक्षिक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। दूसरा मापन कौन से प्रकार का है? फिजिकल मेजरमेंट, भौतिक मापन। भौतिक मापन क्या देखें? भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक गुण जानते हो आप किसे कहते हैं? जो मूर्त है, जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, है ना, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम तोल सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, है ना, वो संसार की सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? भौतिक कहलाती है ना। जैसे हमारे शरीर की लंबाई क्या है, या ऊंचाई है ना, या मोटाई क्या है? भौतिक है। और हमारे शरीर का ये अंग है बुद्धि, वो भौतिक नहीं है, वो क्या है? मानसिक है। बुद्धि अमूर्त है और लंबाई मूर्त है। तो जितनी भी मूर्त वस्तुएं हैं वो सब किस में आती है? भौतिक में आती है। ठीक है। अब एक उदाहरण मैं लेकर चल रहा हूँ, चीनी शक्कर वाला। तो शक्कर का यदि हमें मापन करना है तो कौन सा मापन होगा? भौतिक होगा, है ना। कितने किलोग्राम है? तो किलोग्राम क्या है यहाँ पर? जैसे दिया इसमें, जैसे
लंबाई, दूरी, ऊंचाई, वजन, ये सब किस में आते हैं? भौतिक मापन में। ठीक है, अब आगे देखें, भौतिक मापन की प्रकृति वेरी इंपॉर्टेंट, निरपेक्ष होती है। कैसी होती है? निरपेक्ष होती है। क्यों? आगे देखें क्यों। तथा इसके प्राप्तांक महत्वपूर्ण होते हैं। समझ गए आप? प्राप्तांक महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब भौतिक मापन में हमें जो प्राप्त हुआ वही सब कुछ है, उसके लिए हमें अलग से कोई टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चीनी की, शक्कर को तोला, चलो शक्कर का उदाहरण छोड़ दें, शरीर की लंबाई ले लेते हैं। शरीर की लंबाई 6 फीट, तो उसके लिए अब क्लियर है वो 6 फीट ही महत्वपूर्ण है, वही उसका प्राप्तांक है। उसके लिए अलग से कोई टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह 6 फीट है, बता दिया कि 6 फीट है। जबकि बुद्धि के लिए हमने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, उसकी बुद्धि लब्धि नहीं है। उसकी उपलब्धि तो है 100 में से 80 अंक लाना, लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि नहीं है। बुद्धि लब्धि के लिए तो हमें एक अलग से टेस्ट लगाना पड़ेगा, जिसका नाम होता है बुद्धि परीक्षण, बुद्धि मापन। तो अब समझ गया, मानसिक मापन में जो प्राप्तांक है उसका महत्व नहीं है, क्योंकि वो सापेक्ष है। और भौतिक मापन में जो प्राप्तांक है उसी का महत्व है, यही निरपेक्ष है ना। क्लियर हो गया भौतिक मापन। तो भौतिक मापन की 2 विशेषता क्या हो गई कि एक तो भौतिक गुण होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन वगैरह, दूरी, है ना। और भौतिक मापन निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष मतलब जो प्राप्तांक प्राप्त हुए उसी का महत्व है, और सापेक्ष का मतलब जो प्राप्तांक प्राप्त हुए उसका महत्व नहीं है, महत्व किसी दूसरे टेस्ट का है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये आज आपका जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर है, उसका पहले टॉपिक का दूसरा भाग, दूसरा वीडियो। और दोस्तों जल्दी ही आपको इसी का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को भी देखें और पीडीएफ को भी पढ़ें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा। थैंक यू। नेक्स्ट, अरे रुको आप, इसको बंद मत करना है ना अभी, क्योंकि मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि मैंने एक नए फॉर्मेटिंग में आपको पढ़ाया है ना। तो मुझे आप ये बताओ कि क्या ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको टाइप में मैटर भी मिल रहा है। तो मुझे ये बता दो, आप कमेंट डालकर ज़रूर बताना कि यदि ये फॉर्मेटिंग प्रेजेंटेशन के लिए सही है, आपको यदि पसंद है, तो क्या मैं आगे कुछ वीडियो इसी फॉर्मेटिंग में डाल दूँ आपके लिए, है ना। और क्योंकि मैं जल्दी इंडियन हिस्ट्री भी डालने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंडियन हिस्ट्री तो कम से कम मैं आपको इसी फॉर्मेटिंग में डाल दूँ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा लगा ये, है ना। ऐसा लगेगा कि आपको मैटर भी एक पठनीय आ रहा है, टाइपिस्ट में टाइप मैटर है, तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना आप। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक बात और, कि आपको ऐसा लगेगा कि सर ने कौन सा टॉपिक डाल दिया, तो वैसे आपके काम का तो है ना। जब आप बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो काम आएगा, और जब आप रीट की यूनिट्स 5वीं मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें टॉपिक आएगा, है ना, साइकोलॉजी में। बाकी अभी जो टॉपिक आपका चल रहा है मानसिक विकार वगैरह, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, ये मैंने केवल ट्रायल के लिए इस टॉपिक को बनाया है। ठीक है, थैंक यू।